सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बलूचिस्तान एक बार फिर शदीद बदअमनी की लपेट में है। शिद्दत पसंदों के हालिया हमलों में 30 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये हमले बलूचिस्तान के 10 से ज़्यादा अजला में किए गए। सबसे ज़्यादा हलाकतें मूसा खेल में हुई, जहाँ 23 अफराद हलाक हुए। इन अफराद को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त करके कत्ल किया गया और कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया, जबकि कल्लात में फायरिंग करके पुलिस और लेविस समेत 10 अफराद शहीद कर दिए गए। बोलान के इलाके की अगर बात करें, वहाँ दोजान में रेलवे पुल को भी धमाके से तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि कई जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और इसी से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सामने आई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का बंदोबस्त करना है, चंद दिनों में इक़दामात सामने आ जाएंगे। अब ये सारी सिचुएशन है, हालिया दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये जो लहर है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी वजह क्या है, और साथ ही साथ ये जो मिलिटेंट अटैक्स हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत वक्त के लिए, इस पर तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर दानिश, शहजादा जुल्फ़िकार, ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ आज पैनलिस्ट पे मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो जिस सूबे में आप हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, ये मामलात हैं, इस वक्त एक तो कितना बड़ा चैलेंज है, और ये कार्रवाइयाँ हो क्यों रही हैं एकदम, इसमें एक तेज़ी जो आप देख रहे हैं, ये क्यों आई है? तो आमना, इससे पहले भी इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो आपके जो मिलिटेंट्स थे, दहशतगर्द थे, उनके ख़िलाफ़ पूरा सर्च ऑपरेशन हुआ। लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान इतना एक वसी और अरीज़ एरिया है, पहाड़ हैं, मुश्किलात हैं। आप ऑपरेशन कोई 6 लोगों के लिए, आपको अगर पता है कि 6 से 8-10 लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप पहाड़ों में उनके लिए नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो आपको पूरी फोर्स मूव करनी पड़ेगी। वो वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, वो आपके लिए, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमें बताते हैं। लेकिन अब ये आपने अगर देखा कि 2 माह कबल, शायद 2 माह हो गए, मच का एक एरिया जो मेन हाईवे है आपका कोयटा से सिंध पंजाब को कनेक्ट करता है, और वाया जैकमाबाद, तो बोलान में भी 3 दिन तक तकरीबन जो है वो ये कार्रवाइयाँ होती रही, और कुछ 70 से 80 लोग आए। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का, बल्कि शायद 2 महीने नहीं, इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का वो था, और उसके बाद वो पूरा टाउन उन्होंने कब्ज़े में रखा। लेकिन कुछ अरसे बाद ज़ाहिर है 2-3 दिन में कार्रवाइयाँ हुई। इसी तरह ये कार्रवाइयाँ होती रहीं। नोशकी में अगर आपको याद होगा कि 4 साल मेरे ख्याल में पहले नोशकी में हुआ, आपके पंजगूर में हुआ, FC के कैंप में जो मुसल्ला अफराद है वो चले गए। आज की भी ये इत्ला यही है कि बेला में FC के जो कैंप है वहाँ उसमें घुसने की उन्होंने कोशिश की या चले गए, अभी तक उनकी डिटेल आनी है। इसी तरह बोलान के एरिया में उन्होंने ये काम किया कि आज ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी, और व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए रेल ट्रैक वैसे उड़ा दिया गया, तो वो उसमें कोई ट्रेन नहीं चल रही है। इसी तरह आपने बताया कि जो एक सिविलियन के साथ वो हुआ, जो बहुत अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। कलात में भी सिविलियन के साथ ये हुआ। कुछ लोग थे, लेवीज़ और पुलिस तो चलें, अब डिफेंड अपने आप को कर सकते हैं, उनके पास गन है, सिविलियन के बेचारों के पास होता कुछ नहीं है। तो वो बोलान में भी यही हुआ। और FC के जो लोग हैं वो हमें बता रहे थे कि ये बोलान में भी इतने ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती जो यहाँ मूसा खेल में लाड़ाशम में किंगरी के मकाम पे हुआ है। ये तो FC जल्दी से गई है और जाके उनको इंगेज किया दहशतगर्दों को, जिसमें से कोई 10 लोग जो हैं वो एक अफसर समेत जो हैं वो शहीद हुआ। तो अगर ये ना हमारी कार्रवाई बर वक्त ना पहुँचती तो यहाँ भी कोई 40 और 20 और 25 के करीब सिविलियन जो हैं वो बेचारे
शहीद होते या मारे जाते, ये उनका कहना है। ये उन्होंने कहा कि हम बर वक्त पहुँचे हैं, उसकी वजह से जो है ये कार्रवाई रुकी, वरना ज़्यादा होती। इसी तरह कलात में जो है वो एफसी दूर थी, ये इन्होंने बहुत पहले कार्रवाई कर ली। इसी तरह मकरान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में थानों पे हमला करना, लेवीज़ थाने पर, पुलिस थाने पर गाड़ियाँ जलाना, और ये चीज़, ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और होती आई हैं। लेकिन ये आज की अगर आप देखें बड़ी कार्रवाई है, उसमें भी शायद अब जिस तरह वज़ीर आला साहब की, अब जब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं। और अभी आपने ख़ुद भी जिक्र किया है कि इंटीरियर हमारे मिनिस्टर है, उनकी भी हुई है। ज़ाहिर है अपने तौर पर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। और ये काइनेटिक जो ऑपरेशन है वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ सियासी तौर पर भी ज़रूर आपने करना है, डेवलपमेंट करना है। आम आदमी को जो है उसके जो ग्रीवेंसेस हैं, आम आदमी जो इन चीज़ों से लाताल्लुक़ है, रोड हो, बिजली हो, हॉस्पिटल्स हो, ये उनको सहूलतें, आपने पीने का साफ़ पानी उनको देना है। अगर सूबाई हुकूमतों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस बर्डन को शेयर करें। फ़ौज अपने तौर पर जो कर रही है वो उनका काम, लेकिन सियासी हमें इधर नज़र आता है कि सियासी जो वो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं या शख्सियात हैं, वो इससे बिल्कुल आ रही हैं। वो लोगों में जाने से कतराते हैं, लोगों में जाने से, जब लोगों जाने से कतराएंगे तो फिर किस तरह होगा। जी सही। चलें डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। इन जो अटैक्स हैं इनमें ख़ास तौर पे हम ये देखते रहे एक तारीख रही है, सेक्टेरियनिज़म, फ़िरकावारियत या फिर सूबाइयत का बड़ा एलिमेंट पाया जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त तकरीबन कोई 7 अटैक हुआ है 24 घंटे में, और कोई 56 के करीब जो है वो आम पाकिस्तानी मारे गए, शहीद हुए हैं, और 12 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम भेजा है फ़ौज के एक्शन में। लेकिन आप देख रही हैं कि जो सवाल आपने उठाया है कि फिर एक दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर कौमियतों को लड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और वो ये है कि सिर्फ पंजाबी जो वहाँ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जाते हैं, मज़दूर हैं, आम मज़दूर हैं, इनका ये ख़ुद अपने इस्तेहसाल है इनको पंजाब के उमरा का, अशराफिया का, ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वहाँ मज़दूर जाते हैं और वहाँ उनका कार्ड चेक करके उनको शहीद कर दिया जाता है। ये कोई आम मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक है। इसके अलावा ब्रिजेज़ उड़ाई जा रही हैं, तो एक दफ़ा फिर वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है। आप देखें कि 11 आपके जो पुलिस मैन हैं उनको कच्चे के डाकुओं ने किस तरह एक रॉकेट लॉन्चर मारकर शहीद कर दिया। उनकी वीडियोस में देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब हम फंस गए हैं क्योंकि गाड़ी ख़राब दी गई थी। क्लशनकोफ और कच्चे के डाकुओं के पास लेटेस्ट असला है और उनको पंजाब सरहद और बलूचिस्तान में एक्सेस बहुत बड़ी तादाद में है और उनको कोई उनकी सिक्योरिटी का नहीं किया गया। इस तरह वज़ीरिस्तान में, फाटा में देखें, रोज़ आपको शहादतें मिल रही हैं। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मीटिंग में बैठकर वहाँ तस्फिया करा रहे हैं या उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। इस मौके पे वजारत दाखिला को जो वज़ीर हैं उनको बलूचिस्तान में होना चाहिए था और सरफराज बुगटी के साथ बैठकर वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं और जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उन मामलात को बैठ के देखना चाहिए। लेकिन वो तो पीसीबी इंजॉय कर, और पीसीबी में भी देखें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से बेहतरीन शिकस्त दे दी। तो ना आपकी कारकर्दगी पीसीबी में है, ना आपकी कारकर्दगी वजारत दाखिला में है। आपकी दिलचस्पी नहीं है सिक्योरिटी के मामलात में। कराची के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें, पूरा का पूरा इस वक्त जो पाकिस्तान है वो सिक्योरिटी की इश्यूज़ बना हुआ है। और ये साहब जो हैं जो सिफारिश पे आए हैं, बाहरी सिफारिश पे आए हैं, हुकूमत में इतना दम नहीं है कि इनसे पूछ सकें कि ये जो सिक्योरिटी के मैटर हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, कत्ल गारत गरी हो रही है, पुलिस मारी जा रही है, यहाँ पर बेचारे आम पाकिस्तानी, मैं तो आम पाकिस्तानी कहूँगा, लेकिन जो वहाँ बलोचों और पंजाबियों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, वो यहाँ पे भी शहादतें दे रही है, वज़ीरिस्तान में भी दे रही है, वो केपीके में भी दे रही है। लेकिन ये जिम्मेदारी सूबों की लॉ एंड ऑर्डर के होम मिनिस्टर्स, उनके वज़ीर आला बमे वज़ीर दाखिला जो सबसे अहम है। मैंने माजी में देखा है कि ऐसी सूरत हाल हुई, आप भी रिसर्च कर लीजिए, वज़ीर दाखिला
कभी लाहौर होता है, कभी KPK होता है, कभी सिंध होता है, कभी बलूचिस्तान होता है। वहाँ के वजीर आला से बैठकर गुफ्तगू होती है, मामला तय होते हैं, उनके साथ बैठकर आप टीवी में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। वो भाई 7 अटैक हुआ है, 56 लोग शहीद हुए हैं और 12 फौज ने उनको भेजा है। आपके वासिल जहां, आपका क्या किरदार है? आप कहाँ खड़े हैं? आप क्या कर रहे हैं? मसलन मुल्क का वजीर दाखिला शहबाज जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर खुश गपियां मंगा रहा है। भाई हुकूमत के पास बहुत अच्छे लोग हैं, फैसल स्वालियात जैसे लोग हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर चलाया है और बड़ी जहाँ पे निशानी से चलाया है, तब बड़ा अच्छा काम किया है। राना सनाउल्लाह है, पिछले दिनों उन्होंने काम किया है, और भी लोग मौजूद हैं। मेरा एक सवाल है कि इस मौके पर, और PCB का हाल देख लें, तबाही पे तबाही, वर्ल्ड कप हम देख चुके हैं। सर वो बड़ी सर्जरी की जो बात थी वो अब तबाही हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने इनको, तो भाई ये साहब इस्तीफा भी नहीं देंगे, ये इंजॉय करेंगे, ये इनकॉम्पिटेंट आदमी है। पाकिस्तान में क्या वजारत दाखिला की कमी है? भाई ये बहुत बड़ा मैटर है, ये मामूली नहीं है। ये पाकिस्तान की अहमियत से खेला जा रहा है। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द पूरी अटैक के साथ, और वजीर दाखिला आसिफ अली जरदारी और आपके मौलाना फजल रहमान में तस्वीर करा रहे हैं। ठीक है। इत्तिशाम साहब, ये चाइनीज़ जब एक वक्त आया था उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही था आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हालिया तौर पे, ख़ास तौर पे इन दिनों में जो हम देख रहे हैं, वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई चली जा रही है। ये हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है या अभी तक उस तरह से मामला बढ़े ही नहीं है, इक़दाम की जानिब हम जा ही नहीं रहे, तभी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है? आमना, आपने इंट्रो में बहुत सारी बातें की और बड़ी अहम बातें की, और यही मेरा ख्याल है जो मकूज़े में दरिया को बंद किया शहजाद जुल्फ़िकार ने और फिर वार्निंग शॉट दानिश ने जो दिए, मेरा ख्याल है आज भी अगर हम अकल से काम लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इस तरह के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से हम गुजर रहे हैं। और मुझे तो जिस बात पे अफसोस भी है, दुख भी है और बड़ा गुस्सा भी है आमना, कि हम 30 साल से ये दहशतगर्दी की जंग भुगत रहे हैं और रोज़ाना का एक पैटर्न बन गया है कि सदर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सियासी लीडर कंडेमनेशन दे के, मजम्मत करके और ये कह के जी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, अपने घरों में बैठ के जाते हैं। देखें, अमली तौर पे जो करने की ज़रूरत है, अब वक्त आ गया, अगर अभी नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है, अब देख लें जिस तरीके से बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब हुई। मुझे नहीं याद पड़ता हमना के इतवार वाले दिन जो वाक़या अक्रॉस बलूचिस्तान जिस अंदाज से आपने देखने तुरबत बेला रेलवे ट्रैक को जिस तरीके से अटैक किया गया, मस्तोंग, कल्लात, पसनी और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से भी मैं समझता हूँ कि अगर ये खामोशी है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई हिकमत अमली नहीं बदली जाती, सिर्फ बयानबाजी से हम ये कहें कि जी हम दुश्मन का एजेंडा वो पूरा नहीं करने देंगे तो बात नहीं बनेगी। देखें, वक्त आ गया है कि कड़े फैसले किया जाए। एक दूसरी बात है, हम ना देखें जब भी बात होती है हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से फ़ौज इंटरनली एक्सटर्नली अपने जिसको कहते हैं रोल को भरपूर अदा करती है। अब सवाल अहम यह है कि जी जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका रोल क्या है। अभी कराची देख लें, कराची के बारे में अभी दानिश जो बता रहे थे, कराची में आप देख लें कहा जाता है 1 लाख पुलिस वाले हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता, और मामला जो है ना वो लेवीज़ अपना रेंजर्स वाले 8-10 हज़ार बंदे वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि पुलिस को पुलिसाइज क्यों नहीं किया जाता। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में पुलिस का रोल हमने देखा है, मारे भी जाते हैं, वो भी बहुत शहीद होते हैं। क्या उनकी जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, क्या जो उन्हें को असले चाहिए उनको मिलता है, वो नहीं मिलता होता। बयानात आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती है बात। देखिए हमना ये बलूचिस्तान कितना अहम है, आज आप देखते हैं CPEC वहाँ पे है, माइन एंड मिलन है, गवादर है, दुनिया की 15 सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान का बड़ा गहरा रोल है। अब सवाल है कि BLA BF को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिर्फ नारेबाजी की हद तक काम कर रहे हैं। अब होना तो चाहिए कि बैठ के सोल सर्चिंग आज तो की जाए कि ये साहब कह रहे हैं नाराज बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। अभी सिमिलर अटैक हमारे इसी साल अप्रैल में हुआ जिसमें ID कार्ड देख के जिस तरह से पंजाबियों को अटैक किया गया, तो ये सुबायत का या सेक्टेरियनिज्म का एक वाज़ेह इशू है। चले आमना, अगर इसको भी बात नहीं मानते, किसको नहीं पता कि हज़ारा के साथ आप देख लें जिस तरीके से हम देख लें रिलीजियस बुनियादों पर मारा जाता है, और कल जो आपने देखी जैसा सुबायत वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि किन लोगों को मारा गया। चलें आप ये नहीं मानते, ना माने, आप कहते हैं काम दहशतगर्दों ने किया, तो दहशतगर्दों को कौन पकड़ेगा, कौन संभालेगा, उनकी कुमक को कौन रोकेगा, उनके सहूलतकारों को कौन रोकेगा। और वहाँ पे जो इस वक्त गुर्बत है, अपना बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, सियासी दायरे में लोगों को लाने में अभी तक नाकामी है। क्या है, एक तो आप देख लें कि रोल है हुकूमत का, उसमें नाकामी है। फिर आप देख लें बलूचिस्तान में असम्बली में सारे सरदार वडेरे बैठे हुए हैं। आमना, क्या उनका काम सिर्फ ये रह गया है
कि वो फंड्स मांगते रहें, ठेके मांगते रहें, अपनी मर्जी के लोगों को भर्ती कराते रहें, या उनका भी काम है कि इनको ठीक करें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि नारेबाजी की जाए, इनको सबको बिठाया जाए, सियासी लोग बैठे, आप भले आप बैठ के अपने सियासी जिसको कहते हैं मफादात पूरे करें। आप पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सेंटर में, जहाँ पे भी सियासी जमातें, लेकिन आमना ये जिस तरीके से चीज़ें हाथों से निकल के जा रही हैं, अब खुदा न खास्ता लोग देखें, अमेरिका को बड़ा वाज़ेह तौर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी हिंदुस्तान के साथ मिल के बलूचिस्तान को अलहदा करने के चक्कर में। आपको याद है जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 30 साल के बाद जो CIA के पेपर डिक्लासीफाई हुए थे, उन्होंने कहा था हमने तोड़ा है, हम मानते हैं। तो ये भी पता चलेगा खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। मेरा ख्याल वक्त आ गया कि इस वक्त फैसला किया जाए, जो उनके महरूमी है सही मानों में बलूचिस्तान के लोगों को दूर की जाए, और प्लस जो फौरी तौर पर करने की जरूरत है पुलिस को मुतर्रक किया जाए। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाहिर शाह शराजी साहब का इस हवाले से तज्जिया लेंगे। बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो एक सूरत हाल, दहशत गर्दी की एक हालिया लहर, और इस सूरत हाल में कई हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। क्या सिचुएशन है, हुकूमत वक्त की अटेंशन कहाँ पर है इस वक्त? चूँकि हम देख रहे हैं कि ये इशू सिमिलर इशू हमने जिस तरह से जिक्र भी किया प्रोग्राम में कि अप्रैल में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया जब बसें से उतार कर जो दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अभी इस वक्त जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें हम देख रहे हैं कि सरफराज बुगटी साहब वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाबी नहीं थे जिनको मारा गया है, ये पाकिस्तानी थे, आम पाकिस्तानी थे। तो पंजाब भी पाकिस्तान का ही एक सूबा है और यही रिपोर्ट हुआ है इस वक्त जो सारे मामलात हमारे सामने हैं। शाह साहब, ये हुकूमत कर क्या रही है इतना बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी का, और कब से आवाज़ें उठ रही थी कि ये फिर से सर उठा रहा है? कहाँ पर हमारा इस वक्त अटेंशन कहाँ है, फोकस कहाँ है? अब ना मेरे ख्याल में जो हाल ही में कह सकते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान की जो कंटिन्यूएशन की बात हुई थी, मेरे ख्याल में इससे बड़ा पहले जो है वो सर तक पहुंचाना चाहिए था, और इसके जितने भी नुकात थे उसके ऊपर वो जो पहले 20-21 डे कम होते हुए 13-14 पे आ गए। मेरे ख्याल में उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो लोग जो कि सिंपैथाइजर्स हैं या जो इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो अर्बन एरियाज़ के अंदर, डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर, उस गोरिल्ला वारफेयर की जो कि पहाड़ों के अंदर हो रही है, वो टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं या वो फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन फाइनेंशियल और सिंपैथाइजर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अब देखिए, मल्टीपल और कम्प्लेक्स इशूज़ हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की अगर हम कह सकते हैं कि ज़रूर इस लिहाज से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की हिफाजत करें, हर पाकिस्तानी के जानो माल की हिफाजत करें, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट या जो ऐसे इलाके जो कि अंडर डेवलप्ड हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कोई बाहर से आए, टेक्निकल सपोर्ट आए, टेक्निकल स्टाफ आए, या यहाँ से जो लोग जा रहे हैं कहीं ईरान अपनी ज़ियारात के लिए, उन लोगों को टारगेट किया गया, तो खासतौर पर जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज थे। अब ओवरऑल है मामला क्या? मामला मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह है कि जो CPEC है, जो हमारा हम समझते हैं कि लाइफ लाइन है, अब ऑपरेशनल हो चुका है, ऑलमोस्ट होने जा रहा है, यहाँ एक बड़ी एक्टिविटी होगी। तो ये मेरे ख्याल में अभी हमें खुल के उन स्टेक होल्डर्स उनकी बात करनी चाहिए। देखिए, हम बार बार बात करते रहे कि शायद इत्तेहादी अफवाज, अमरीका, अलकायदा, तालिबान या दहशतगर्द जो है वो इस तमाम चीज़ों को सेबोटाज करें। ये तो एक इंटरनेशनल नेक्सस है। इसमें देखिए, आप अगर UAE को तंबीह नहीं करते कि वो इस किस्म की पैट्रोनाइजेशन बंद करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन हमेशा से हमने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ या जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है उनको रोकने के लिए उसने अब तक किरदार कभी अदा नहीं किया। फिर आप इंडिया की बात करें कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर सेबोटाज एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर रहा है। वहाँ हर किस्म का दहशतगर्द ग्रुप बैठा है, ISK बैठा है, ETIM बैठा है, BLA और BNA को जिस तरीके से तरबियत दी जा रही है तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के मिलिटेंट्स की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान उनका टारगेट रहेगा। और अब वो हमारी सॉफ्ट वैली के ऊपर वार कर रहे हैं। और क्यों मेरे ख्याल में इस चीज़ को रोका नहीं जा सका कि नेक्सस बहुत बड़ा है। इनमें स्मगलर्स का नेक्सस है, ऑयल स्मगलर्स हैं, इसमें टायर स्मगलर्स हैं, इनमें हीरोइन और जो नार्को ट्रेड का एक बड़ा हाथ है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जो कि बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, वो वोलेटाइल ना रहे। और दूसरा, आप देखिए, एक और प्रॉक्सी वार है जो अफगानिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है। हमें इस बात को खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको डिबेट नहीं करते, हमारे सियासतदान नहीं करते और हम उन क्वार्टर्स को ये मैसेज नहीं देते, तो हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर का मसला बनता जाएगा। ये लोकल इशू बिल्कुल नहीं है। मैं सरफराज बुगटी साहब से थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगा कि ये लोकल इशू नहीं है।
कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सिंपल इशू है, बाकायदा एक साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। एक तो रुख ये हुआ, दूसरा हम स्टेट की पॉलिसीज़ को भी कहेंगे कि उसे भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। क्यों बलोच नाराज़ है, क्यों पख्तून नाराज़ है, क्यों कबायली नाराज़ है, आप कब सोचेंगे? मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इस वक्त होना चाहिए हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, कि वो इन तमाम सूबों की महरूमियाँ दूर करें। अगर इस किस्म के हालात रहेंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ टारगेट होती हैं, जहाँ पर पख्तून टारगेट होते हैं, बलोच टारगेट होते हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा और गम जो है वो ज़्यादा होगा और एंटी स्टेट जो सेंटीमेंट्स है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो हमें साथ साथ ये ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इफेक्टिव करना है, बल्कि हमें इन तमाम लोगों की महरूमियों का भी जो है वो अजाला करना है। यहाँ पे एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज और इन नौजवानों को आपने रोजगार देना है। बस आखिरी जो बात है वो BLA, BNA या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं या दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को हिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। या तो वो कौमी धारे में आए या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अब तो अफगानिस्तान को भी बड़ा क्लियर बताना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को जो है वो उसको इंश्योर नहीं करता, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जवाब बड़ा वाज़ेह अफगानिस्तान के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम मुल्क में देख रहे हैं कि बहुत से मसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हर कुछ अरसे बाद किसी ना किसी हवाले से कोई नई खबर आ जाती है, अफवाहें उस पर शुरू हो जाती हैं। जैसे इन दिनों मुलाकातों और फिर उन मुलाकातों पर अफवाहों का मौसम चल रहा है, लेकिन इन अफवाहों में कहीं ना कहीं कोई सदाकत भी है, चूँकि सियासतदान भी इसका हिस्सा बने हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक कमेंट किया है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद, जो हमने देखा हालिया मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ। तो उस मुलाकात के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि ये जी 2/3 अक्सरियत अहम कानून साजी को लेकर उस पर कन्विंस करने के लिए मुलाकात थी। अब इसमें कितनी सदाकत है और मौलाना फजलुर रहमान हालिया जो सारी इस वक्त सियासी सिचुएशन है उसमें कितने रेलेवेंट हो चुके हैं, उनका किरदार क्या है और वो उनका झुकाव इस वक्त किस जानिब है, चूँकि PTI से भी उनकी मुलाकातें साथ ही साथ चल रही हैं। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए होने क्या जा रहा है एहतशाम साहब? अब ना बुनियादी तौर पे तो चीज़ें जो समझ आ रही हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना कुछ करने के मूड में है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अहम स्टेटमेंट लगता है हमारे वज़ीर इत्तलात का, तारड़ साहब का, जो कहते हैं कि जी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई आइन साजी, कानून साजी की जाए जिससे कि मुद्दत मुलाजमत सरकारी मुलाजमीन को बढ़ाया जाए। लफ्ज़ फ़िलहाल पे आपको गौर करना चाहिए। इसका मतलब है ज़हन में है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अब जब हुकूमत के नंबर्स पूरे हो जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि 8 के करीब कौमी असम्बली में और 4 सेनेट के मेंबर्स हैं JUI के, और हुकूमत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनकी ज़रूरत है। इसी तनाज़र में कहा जा रहा है कि मुलाकात जरदारी साहब ने उनसे की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि जी आप ये काम करें। अब देखें इस सारे सिनेरियो में आमना जो PTI के साथ इस वक्त हुआ, 9 मई के बाद जो बहुत उनको नुकसान हुआ, आज तक हो रहा है, तो मौलाना फजलुर रहमान को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और उनके कुछ लोगों का ख्याल था कि PTI ये फ़ायदा उठाएगी, और क्योंकि इनको लोग बाहर नहीं निकल रहे, इतनी दफ़ा कहा गया कि जी रैली जलसे जुलूस निकलेंगे, नहीं हुए, तो मौलाना साहब के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर है। जो आप देख लें तो जिस तरीके से मदरसे के लोग उनके साथ आते हैं, इस्लामाबाद में मुजाहरा 2019 में कर चुके हैं, आपने देखा 50,000 लोग लेके आए गए, उसके बाद जो शुजात किस तरह उनको किसका पैगाम देख के उनको उठाया वहाँ से, तो वो उनको लग रहा था PTI को कि इनको इस्तेमाल किया जाए। मौलाना साहब ने उनको इस्तेमाल किया, बड़े जांदीदा आदमी हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त PTI की उड़ान बहुत ऊँची है, मतलब इसमें देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बड़ा उनका बेस है इस वक्त, लोगों का, लोग उनके साथ हैं, वो इलेक्शन वो जीते हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन साथ बड़ा बारीकी से ये भी कहते हैं कि जी बड़ा क़यादत का फुक़दान है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लियर, अब जिसको कहते हैं क्लियर पॉलिसी नहीं है, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा PTI में, मैं किससे बात करूँ। हाँ, एक बात है कि जी हम केस टू केस बुनियाद पे हम देखेंगे कि कहाँ हमने क्या मदद करनी है, तो पार्लियामेंट में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पे हम काम कर सकते हैं। तो सारी सिचुएशन को हम ना देखें तो इस वक्त सूरत हाल लग रही है। तो मुझे ज़ाती तौर पे मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, एक तरफ ये भी है कि जी अब वो जो 7 और 8 का रेशो था सुप्रीम कोर्ट में शायद कम हो गया है। 17 में से इस वक्त कहा जा रहा है 2 लोग काजी साहब के साथ हैं, बाकी मंसूर अली शाह के साथ हैं। मंसूर अली शाह बड़े खामोश तरीके से अपना काम कर रहे हैं और आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर यहाँ तैनाती होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जी हुकूमत क्या अनर्फ है, हुकूमत के ज़हन में क्या है। अभी तक आपने PTI की
नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ। और आज हम जब ये बात कर लेते हैं तो बहुत से हवालों से अगर ये मौलाना फजल रहमान के साथ जाते हैं तो हुकूमत की जिस तरह से वो काजी साहब का वेट कर रहे थे साजी करके हुकूमत अपना अहदाफ पूरा कर सकती है। हुकूमत पहले भी करती रही है। आपने देखा जब PTI बाहर निकल आई थी, ये जब बुरी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरीके से नैब और इलेक्शन लॉ में तब्दीलियाँ की गई, वो उनको एहसास ही नहीं हुआ कि भाई क्या हुआ, उन्होंने अपने काम कर दिखाए। अब भी कहा जा रहा है कि बड़ी बारीक वारदात हो सकती है, किसी दिन मौका दे के जब देखेंगे उनके बंदे कम हैं, ये 1 2 3 हो सकता है। ठीक है। लेकिन अहम सवाल इस वक्त यह है कि क्या पूरी की पूरी हमारी जो सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, बाकी अदारे हैं, क्या सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने सियासी अहदाफ कैसे पूरे करने हैं, मुल्क का क्या सोचना है, दहशतगर्दी है, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशूज हैं, लोग मर रहे हैं पानी बिजली गैस के हवाले से, लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, मैं अगले सर मैं एक ज़माना होता था 5-6 हज़ार रुपया दे के आप पासपोर्ट 3 दिन में मिल जाता था। सर आपका टेक आ गया, मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये जो मुलाकात हुई है, आप समझते हैं कि ये वाज़े तौर पे 2/3 अक्सरियत वाले मामले को लेके कानून साजी, और दूसरा ये कि जब जरदारी साहब एक्टिव होते हैं तो आउटकम तो फिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि निकलता है जो वो चाह रहे होते हैं। अब मौलाना साहब के लिए सूटेबल क्या और इनके पास ऑफर करने के लिए क्या है मौलाना साहब को इस सारी सिचुएशन में? ये जो मुलाकात आपकी हुई है सदर जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की, इसकी बड़ी अहमियत है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे। दायरा फौज तो नहीं बैठ सकती, तो उनका जो मेन नुमाइंदे थे मोहसिन नकवी साहब, वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। गोया इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और आपके मौलाना फजल रहमान साहब की ये बैठक थी। क्यों थी ये बैठक? साफ तौर पर ये बैठक इसलिए थी कि मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथ देना है, मजबूत करना है, और इस मजबूती में हुकूमत को कहाँ मसाइल आ रहे हैं वो चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी गेम खेलेगी, पंजाब में वो अपना हिस्सा मांग रही है, वो सब कुछ करेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर सकें। चुनांचे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी जो उनके पुराने दोस्त थे, उनको ये हदफ दिया गया है। बिल्कुल आप कोई माने या ना माने, क्योंकि हुकूमत ने एक दफ़ा गलती कर दी थी, सरकारी मुलाजिम और इस आपके हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपके इनकी उम्रें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। आपने देखा उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला था, जिसने सबोताज कर दिया इनके 2/3 मेजॉरिटी को। अभी जो सेनेट में है 64 अराकीन में मौलाना फजल रहमान के ये 5 वोट बहुत अहमियत रखते हैं। चुनांचे कौमी असम्बली में भी इनके वोट है, तो 2/3 मेजॉरिटी पे हुकूमत जा रही। फौज इस मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो मसलन ये है कि 2 पावरफुल लोगों में से एक जो पावरफुल है यानी आर्मी, वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है और बहुत अहम तरीन पॉलिसीज़ लाई जा रही है। आप देख रही होंगी रेगुलर बुनियादों पर अहम तरीन पॉलिसीज़ और फैसले हैं। पॉलिसीज़ 2 साल के लिए 3 साल के नहीं होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती है तो जनाब कोई भी हुकूमत आती है वो उस पॉलिसीज़ को दरिया बुर्द कर देती है कि अगर ये पॉलिसी चल गई, हालांकि वो नेशनल पॉलिसी होती है, तो जनाब जरदारी साहब का नाम हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब का नाम हो जाएगा, इमरान खान साहब का नाम हो जाएगा। ये हमारी हुकूमतों को बर्दाश्त नहीं है। चुनांचे उन नेशनल पॉलिसीज़ को दफन कर देते हैं वो, जबकि वो नेशनल इशूज़ पे पॉलिसी होती है। दुनिया में 2 तरह से सूरत हाल है। एक तो ये कि अगर हुकूमतें चेंज भी हो जाएं तो नेशनल पॉलिसी चेंज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर हुकूमतें अपना टेन्यूर 10 साल 15 साल का पूरा करती हैं। मोदी को देख लें, मनमोहन को देख लें, हसीना वाजिद को देख लें, तो फिर तरक्की देख लें, तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है। इस दफ़ा आर्मी ने और मौजूदा हुकूमत ने, मैं अंदर की बात बता देता हूँ, ये फैसला किया है कि हुकूमत अपनी पूरी टर्म पूरी करेगी और हो सकता है कि अगली हुकूमत भी शहबाज शरीफ की होगी। और आर्मी चीफ के बाद, आर्मी चीफ के हवाले से उनको एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मौजूदा हुकूमत की। वो एक सिंगल पेन में साइन करेंगे और कानून बना हुआ है। और आर्मी चीफ अभी 57 साल में 2025 के हैं और 64 साल तक वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर ये हालात है काजी साहब तो फिर कहीं नहीं जा रहे। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों एक पेज पे हैं और एस्टैब्लिशमेंट की पूरी बैक हासिल है, तो फिर तो ये मैं असल रास्ते पे ला रहा हूँ आपको
कि उनका एक्सटेंशन और आर्मी चीफ रहेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि आर्मी चीफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के जरिए, इस हुकूमत के जरिए वो जो मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज ला रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 10 साल तक जो है इस हुकूमत को इस्टेब्लिश करना है। अब आइए कहां से हुकूमत गिराई जा सकती है, वो है जुडिशरी। और जुडिशरी में इस वक्त जो ग्रुप है, उनमें एक ग्रुप जो है, काजी साहब बहुत शरीफ आदमी है, यकीनन आपने देखा है कि उन्होंने तो अपनी ताकत जो है वो कमेटी को दे दी। काजी साहब ने एक और फैसला किया जो बंदयाल साहब नहीं करते थे, कि अहम मामलात को वो 3 रुकनी बेंच बना के अपने हम ख्यालों का फैसला दे दिया करते थे। काजी साहब तो उठाकर अहम तरीन फैसले पूरे के पूरे 7 रुकनी, 12 रुकनी, 17 रुकनी बेंच पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो हुकूमत यहाँ पर घबरा गई है कि उनको अगर मारा जा सकता है तो 2 तरीके से। एक तो ये कि जो ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं 47 फॉर्म के हवाले से, वो अगर फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दूसरा ग्रुप पावर होता है, जिसके चांसेस हैं वो चीफ जस्टिस बनकर उनका ग्रुप बहुत मजबूत हो सकता है, तो हुकूमत इलेक्शंस की तरफ जा सकती है। दूसरा ये है कि जी अगर उन सीटों को पीटीआई को दे दिया जाता है, रिजर्व सीट भी दे दी जाती है, तो पार्लियामेंट में पीटीआई की अक्सरियत होती है और ये हुकूमत गिर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी में एक ऐसा शख्स मौजूद हो, और एक ऐसी, आपने देखा कि 4 जजेस को इंडक्ट किया गया एडहॉक में, जिसमें से 2 हो सके, 2 ने इनकार कर दिया। आगे भी 2 और जो है वो तैयारी हो रही है। लेकिन ये जो कानूनी है, इनमें 179 और 195 में जो है वो अदालत के जजेस का, देखिए काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस पर्सन स्पेसिफिक, ये आपका तज्जिया है इस हवाले से, ये खबर है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं आएंगे पर्सन स्पेसिफिक फैसला हुआ तो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए एज बढ़ती है, जो सबकी बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की बढ़ेगी, हाई कोर्ट के तमाम जजेस की बढ़ेगी, तो उस पे उनको मनाया जा सकता है, उस पे वो रुक सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा एक और भी फैसला हो सकता है पार्लियामेंट में, कि जैसे आर्मी में था कि सीनियर मोस्ट को नहीं, वजीर आजम जिसको चाहे 4 नामों में से चूज कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानून बना सकती है पार्लियामेंट कि जनाब सीनियर मोस्ट नहीं, जो वजीर आजम या सदर जाएं उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आर्मी के साथ मिलकर जुडिशरी भी इसमें आए, तो ये इसमें अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए कोशिश हो रही है। जी जुल्फिकार साहब, ये आउटकम निकलेगा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं एक्सटेंशन के मामला को लेकर, मतलूबा आउटकम बेसिकली? देखिए कोशिशें हो रही हैं आमना, और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, जाहिर है एक पेज पर हैं सब और आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना भी एक पेज पे आ जाएंगे। खासकर अगर आप देखें कि इम्कान है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने अपने गिले शिकवे किए कि भाई हमें तो जो कुछ एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, हमें बिल्कुल हराया गया है, हमें वो हिस्सा नहीं मिला। यही चीज़ जो है जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ गए तो उन्होंने गिले शिकवे किए और उन्होंने नहीं माना। लेकिन अगर आप मौलाना की शुरू के दिन के वो तल्ख बातों को देखें कि वो उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहा किसी बिज़नेस में, जो हाउस का बिज़नेस है उसमें हम अपना हिस्सा भी नहीं लेंगे। अब उनमें नरमी नज़र आ रही है। मुझे मौलाना का उस बात मुझे याद है जब साफ़ियों ने तमाम टीवी पे चला कि जी जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो मुफाहमत नहीं, वो मुफादात के बादशाह हैं, वो अपने मुफादात को हासिल करना जानते हैं। लेकिन आज वो चले भी गए, मान भी गए, मुलाकात भी कर लिया। जब नशिस्तें होती हैं उसमें गिले शिकवे भी होते हैं और उसमें चीज़ें नरमी आ जाती है। यकीनन प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इनके साथ जो है दोनों भाइयों ने मिले हैं, मुलाकातें की हैं। उस वक्त तल्ख थे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी नरमी आई है। फिर मैं गुमान करता हूँ, मेरा ख्याल है इन लोगों ने सिर्फ मुलाकातें नहीं की होगी और बहुत से लोगों ने उनसे मुलाकातें की होंगी और उनको नज़ाकत बताया होगा कि इस वक्त मुल्क किस उससे गुज़र रहा है, मुश्किलात हैं। यही वजह है कि ये मेरा तज्जिया है, यही वजह है कि आपके
मौलाना साहब को रोके रखा। मौलाना साहब जो है दूसरी तरफ गए नहीं, पीटीआई की तरफ गए नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अब मुझे नज़र आता है कि मौलाना साहब की कुछ शराइत या कुछ उनकी जो अगर कोई उनकी पहले से डिमांड्स थी या कोई, तो वो उनको पूरा कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी इस स्टेज पर कोई ऐसे तासुर अगर कोई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी मिल जाएगी मौलाना साहब के साथ, मौलाना साहब को इस्तेमाल करेंगे कि पीटीआई से जाके कर लेना और नून लीग को बाहर कर देंगे। नियर फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि सब एक पेज पे हैं। बल्कि मौलाना साहब को बताया जा रहा है कि आगे मुश्किलात हुई हैं, जुडिशरी और गवर्नमेंट की एक टसल चल पड़ी है, उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए, किस तरह हल किया जाए। मुमकिन है, मुझे एक और बात भी, मेरा एक तज्जिया है, मुमकिन है गलत हो सकता है, मुमकिन है कि मौलाना साहब जो है वो बेहतर कोई तरीका कार निकाल लें और वो भी कहीं ना कहीं जो है ट्रबल शूटर के तौर पर जो है जाएं और अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करें जुडिशरी के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान और दूसरे जो लोग हैं उनके दरमियान। ठीक है शाह साहब, एक तो इनके पास ऑफर करने के लिए क्या है मौलाना साहब के पास, और अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो क्या फिर हम कहें कि राह हमवार हो जाएगी एक्सटेंशन की, या फिर आगे भी मजीद चैलेंजेस होंगे इस मामले को लेकर? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो मनसूबाबंदी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से, मेरा ख्याल ये तो वाज़ेह है कि सियासत इसी का नाम है, लेन देन का और अपने मफादात का। इसमें कोई दूसरी राय बिल्कुल भी मेरे ख्याल में नहीं है। और यही रीज़न है कि मौलाना साहब एक बार फिर बड़े रेलेवेंट हो गए। मौलाना साहब इस वक्त बहुत सारे मफादात हो सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो गवर्नर वो वाकई तहरीक इंसाफ के साथ भी अपने जो है मामला तय कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर मौलाना साहब को चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि उनके मुतालबात अगर मानते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं। सेंटर के अंदर देखिए मौलाना साहब इररेलेवेंट होंगे, वो साइड पे बैठे हुए, ना वो हुकूमत में ना वो अपोजिशन बेंचेस पे, और जब तक उनकी एक पोलिटिकल वैल्यू नहीं बनती मेरे ख्याल में JUIF की सियासत को बड़ा नुकसान होता है। और उनका गिला भी यही है कि पहले जो है वो BDM के सरबराह थे, उन्हें पाकिस्तान का सदर होना चाहिए, जो कमिटमेंट्स इन पार्टीज के दरमियान हुई थी, लेकिन जरदारी साहब बन गए। उसके बाद जाहिर बात है जिस तरीके से JUIF फरियाद कर रही है कि उन्हें हराया गया और उनका मैंडेट चोरी किया, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब ले दे के मामला जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि मौलाना साहब को इंगेज किया जा सकता है। जो अहम नुकता है वो ये है कि हुकूमत और जुडिशरी की टसल है। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा 100% कि जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जो है हुकूमत के साथ है, और मेरे ख्याल में है, उसकी वजह ये कि इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा मनसूबा, इतना बड़ा मामला जो बने हुए हैं SIFC के अलावा 7 साल का प्लान जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्टेबलाइज हुकूमत चाहिए। अब आप स्टेबल हुकूमत कैसे होगी कि जब जिस हर लिहाज से मजबूत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जुडिशरी को कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से कि वो किसी तरीके से भी जो है वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज। तो आखिरी नुकता मेरे ज़हन में कि वाकई अगर हुकूमत मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो मेरे ख्याल में अमेंडमेंट कर सकती है थ्रू वन स्ट्रोक ऑफ जो पेन, और जो एज बढ़ाना या कम करना मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं समझता कि उन्हें कोई वाकई 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत अपनी जगह पे कानून साजी के लिए है। लेकिन अगर वो थ्रू लेजिस्लेटिव ऑर्डर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको बैक करके कर रही है तो तमाम सियासी जमातें बिल्कुल वन पेज पे होंगी, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। हमारे तज्जिया का राय दिए आप, मामला आगे बढ़ेंगे किस तरह से, और क्या आसान होगा ये सारी जो लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं हुकूमत के लिए, कितना बड़ा चैलेंज होगा, आने वाला दिन बताएंगे। आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।